Hello friends, today we are going to study about the first chapter of your science book, that is the chemistry. Okay, now as far as the chemistry is concerned, we have learned about some basic concepts of chemistry in your class 9th. और देखना इस चैप्टर में भी, यानी कि इस चैप्टर या फिर आगे का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वहां पर आपको क्लास 9 का बहुत कुछ काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरा 10th का जो सिलेबस है ना बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और एक और बात में याद रखना, वो क्या है कि अगर बेटा आपका क्लास 9 का, क्लास 10 का जो कंटेंट अगर ओके है ना तो आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में कोई समस्या नहीं होने वाली, फर्स्ट थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना वहां पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो कीप योर बेसिक्स क्लियर। कोई सा भी खेल हो, कोई सा भी पढ़ाई हो, कुछ भी हो ना, आपके अगर बेसिक फंडे एकदम सही है तो कोई समस्या आपको आगे नहीं आने वाली। तो शुरू करें। देखो, पहली जो चीज है इस चैप्टर में वो है आपका केमिकल रिएक्शन। अभी जो केमिकल रिएक्शन है क्या वो एकदम से कोई नई चीज है क्या? नहीं। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे आसपास हो रही होती है जिसमें ना केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपका डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां पे मैं दो एग्जांपल लूंगा, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। देखो, एज फार एज द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंसर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज व्हाट वी कॉल एज द डाइजेशन। अब ऐसा होता कैसे हमारी बॉडी में? भाई हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के क्या है, एंजाइम है, जैसे आपका एमाइलेज है, इट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग व्हाट, इट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द स्टार्च। सिमिलरली हमारा जो स्टमक है वहां पर एक एंजाइम है, इसका नाम है पेप्सिन, विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड दैट इज प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड, और यू कैन सी द पेप्टाइड। सो ये जो पेप्सिन है, ये जो एमाइलेज है, ये क्या कर रहे हैं? They are actually performing the chemical reaction with the help of which the complex part of the food gets easily converted into its simplest form। ठीक है बेटा, तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन। अब भाई आज तक हमको पता ही नहीं था, हम जब से आदि मानव है, इवन जो आपका जानवर भी होते हैं उनके पेट में भी हो रहा होता है, पर पता नहीं होता। और ये तो साइंस है, जो पता नहीं इसको पता करना। और हम कुछ नया पता नहीं कर रहे होते ना, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है ना उसी को बस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। क्लियर? तो डाइजेशन ऑफ फूड इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वैसे देखो, रेस्पिरेशन होता क्या? रेस्पिरेशन, वी ब्रीथ इन, वी ब्रीथ आउट। Is it a respiration? No. The conversion of the glucose into energy with the help of the oxygen is what we call as the respiration. अब ऐसा कैसे होता है? भाई हमारा ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाते हैं अपन? हमारे जो सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को फॉर्म करती हैं। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन। तो यहां भी क्या हो रहा है? देखो, एक आपका केमिकल है, एक कंपाउंड है, दूसरे आपका कंपाउंड से क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है, हमको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम डेली लाइफ और यू कैन से हमारे आसपास के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जहां पे ना हमें आपका केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। अब स्पेसिफिक टर्म्स में अगर हम थोड़ा सा और इसमें और थोड़ा धीरे से उतरे आपका गहराई की तरफ, तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, क्या होती है केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अब ये समझ ले। देखो, इन एग्जैक्ट टर्म्स द केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच न्यू substances with new properties are formed। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं आपका वाटर के फॉर्मेशन का। देखो, वाटर इज ए कंपाउंड, हमको पता है, मॉलिक्यूल है, जहां पर आपका क्या होता है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये हाइड्रोजन क्या है बताओ? गैस है। ये ऑक्सीजन क्या है बताओ? ये भी गैस है। अरे और ये क्या बन गया? ये बन गया एक लिक्विड, दैट इज वाटर। अब बताओ, क्या ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है क्या? बिल्कुल बैठ रहा है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? इट्स अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। तो वाटर इज अ न्यू सब्सटेंस, ओके, and it is having a new property as compared to that of the hydrogen or the oxygen. So this is what we call as the chemical reaction. ठीक है ना? तो any process in which new substance with new properties form can be termed as what? Can be termed as the chemical reaction. Now यहां पे ना बेटा एक और छोटा सा फैक्ट समझना। क्या है पता है? During the chemical reaction only the rearrangement of the atoms takes place. बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा या ऑक्सीजन के जो आपका एटम्स है ना वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज
एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है बेटा, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम्स अलग तरीके से अरेंज थे, आपका ऑक्सीजन के अलग तरीके से अरेंज थे, और इन्होंने क्या किया, ये आपका एक ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन मिल गए और एक आपका नया मॉलिक्यूल बन गया जो वाटर कहलाया। ठीक है, तो इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स हैं दैट टेक्स प्लेस। क्लियर? अच्छा, अब देखो एक और चीज यहां पे समझना, हालांकि मेरे को पता तुम लोग जानते हो। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना जो दो चीज रिएक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो दो चीज नई बनती है ना उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी बात है भाई, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट ही तो बोलोगे और क्या बोलोगे। अब याद रखना, हमेशा इक्वेशन के इस तरफ हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, और इस तरफ हम किसको लिखते हैं, आपका प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। अब देखो मैंने एक शब्द का यूज किया, अगर सुन रहे होगे ध्यान से मेरी बात को, तो मैंने बोला इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आगे बताऊंगा वैसे, बट फिर भी इन जनरल अभी समझ लो कि इक्वेशन इज नथिंग बट द शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। भाई मान लो मैं बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या मेरे बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा लिख के। अब मैं लिखूंगा कैसे, अबे लंबा लंबा थोड़ी लिखूंगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस इज इक्वल टू वाटर, ऐसा लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंबल का यूज किया, मैंने लिखा H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो इतने में मेरा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स इज व्हाट वी कॉल एज द केमिकल इक्वेशन। बताता हूं आगे, अभी आएगा ये चीज, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ, प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट। देखो ये जो एरो दिख रहा है बीच में, ये वाला एरो, ये एरो हमेशा आपका डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमको शो करता है। मतलब इससे ना हमको मालूम चल जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आपका हो रही, ऐथे जा रही कि ऐथे जा रही। ठीक है ना, हमको क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या समझ लिए। अब एक बात बताओ, इन ए लेमैन्स लैंग्वेज आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? कोई ना कोई तो एविडेंस चाहिए ना, तो वो एविडेंस किस फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। तो देखो आपको दिखेगा कोई भी मैटर है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड से गैस हो जा रहा है, तो आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपको दिखेगा टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो भी आपको लगेगा कि आपका जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो हो रहा है। सिमिलरली यू कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इट कैन बी एनी गैस, हाइड्रोजन कभी निकल रहा होगा, कभी CO2 इवॉल्व हो रहा होगा, तो उससे भी हमको लगता है कि हाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब देखो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना आपकी NCERT में नहीं लिखा है, बट कुछ रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ द व्हाट, ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द, और यू कैन से यूज्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन कलर। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सबके आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, और जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको वो भी डेयर कर दूंगा। तो आप क्या करना, एग्जामिनेशन में आपको कब पूछता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आप इन पांचों को लिख देना और इनके साथ साथ बस एक एक एग्जांपल को कोट कर देना, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। कटेंगे ही नंबर आपके, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है ना, नहीं कटेंगे ऐसा बोल रहा हूं ना, कटेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़े। तो देखो सबसे पहली चीज क्या पढ़ लेते हैं अपन पढ़ लेते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो व्हेनेवर द मैटर इज अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर, तो दो चीज होती है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कम होगा। मतलब या तो वो केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर आपका बढ़ा देंगे रिएक्ट करके, या वो क्या कर लेगी, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगी। So the chemical reaction in which the heat is evolved is termed as what? Exothermic reaction. Okay, and the chemical reaction in which heat is absorbed can be termed as what? Endothermic reaction. So basically there are two kinds of chemical reaction. First one is exothermic, second one is endothermic. Exo मतलब बाहर, तो हीट बाहर निकलेगी, एंडो मतलब एंडो अंदर हो, है ना, तो अंदर मतलब हीट आपका एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स देख लें। देखो ये है आपका एग्जांपल। अब ये किसकी रिएक्शन है पता है, बेसिकली ये रिएक्शन है आपका व्हेन क्विक लाइम, दिस इज कॉल्ड एज द क्विक लाइम, व्हेन द क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम, देन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। देखना बेटा, कभी देखोगे इसको। अभी ना दिवाली के समय में ना हमारे घर में पुताई होती है ना, तो बाहर की जो दीवार होती है उसको हम चूने से पुतवा देते हैं। ठीक है, तो जब चूना लेके आते हैं ना बाहर से मार्केट से, और उसको बाल्टी में डालते हैं, लोहे की बाल्टी में, जैसी पानी में डालते हैं ना, चूने से बुलबुला उठने लगता है और धीरे धीरे बाल्टी काफी गर्म हो जाती है। कैसे हुआ? इट्स अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन।
ठीक है, इसमें हुआ क्या, हीट आपका इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को बेटा आप कोट कर देना कि क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव द स्लैक लाइम एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऐसा बोल के लिख देना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको एंडोथर्मिक में देना है, मन कर रहा भाई नहीं सर एंडोथर्मिक में देंगे एग्जांपल, तो देखो अगेन क्या होता है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस के साथ में हम ऑक्सीजन गैस को मिलाओ, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना तो हमको इसको हीट देनी पड़ती, मतलब ये जो रिएक्शन है हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद बनाती है कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कैन आल्सो बी कोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। बट हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हीट है वो आपका एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए तो बोल रहे हैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पे बस एक एग्जांपल याद रखना, या इस एग्जांपल को आप ना कई जगह यूज कर सकते हो, बार बार ये रिएक्शन आएगी, दैट इज जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन दे आर पुट ऑन द डाइल्यूट H2SO4। मतलब जब भी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, व्हेनेवर यू पुट सम अमाउंट ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स ओवर द डाइल्यूट H2SO4 देन व्हाट हैपेंस, देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, जिंक प्लस H2SO4 it gives the ZnSO4 and the hydrogen gas gets evolved। और एग्जांपल बताऊं तो देखो मैग्नीशियम है, उसको आप मिला दो किसके साथ, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, इट कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ मिलाओ, आपको दिखेगा कि आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, आपका इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो कोई सा भी एग्जांपल पुट कर लो। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट के ऊपर में आप डाइल्यूट एसिड डाल दो, CO2 आपको निकलता मिल जाएगा। तो समझ रहे हो ना, ये सब एग्जांपल्स है, कोई सा भी एग्जांपल आप कोट कर लो, बस हमको बताना है कि हाँ भाई गैस इवॉल्व होती है एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है, जब भी ना दो आपका रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं ना तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो जब ये रिएक्शन हो जाती है ना तो हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है, वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है ना, झाग जैसा कुछ, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी रिएक्शन में तो भी हमको मालूम चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसका एग्जांपल, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है किसका, लेड आयोडाइड का, इसका लेड और इसका आयोडाइड दोनों मिल जाते हैं और येलो कलर का, दिख रहा है आपको येलो कलर का, इसका नाम का एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट याद रखना इसको। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। नेक्स्ट बताओ चेंज इन कलर, तो देखो साइट्रिक एसिड है और पोटेशियम परमैंगनेट। आप सभी को पता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका जो कलर है कैसा आपका होता है, पर्पल टाइप का कलर होता है, तो भाई इसका तो कलर है, हमको पता है इसका कलर होता है, बट जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तो क्या होता है पता है, चेंज इन कलर हमको देखने को मिलता है। मतलब साइट्रिक एसिड के साथ जब पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को मिलाओगे तो कलर लेस हो जाता है ये वाला बीकर। ठीक है ना, देख लो इसको भी कलर लेस हो गया। अब ये कलर लेस कैसे हुआ भाई, केमिकल रिएक्शन हुआ इसलिए हुआ। ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या हो गया उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी समझ रहे हो ना, साइट्रिक एसिड के साथ मिला दो KMnO4 को, आपको कलर गायब होता दिखाई देगा, और ये हो गया गायब या कोई कलर नया मिल गया, मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। वैसे ही देखो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में आप SO2 गैस को दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो ना तो अगेन आपको कलर चेंज होता दिखाई देता है ऑरेंज से ग्रीन। तो इट कैन ऑल्सो बी कोटेड एज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर और यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल तो ये है, आपको इजी पड़ेगा, चाहो तो इसको भी नोट कर लेना, कोई समस्या नहीं। SO2 गैस है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ में जा रही है तो उसमें गुजरती है तो ऑरेंज को आपका ग्रीन कर देती है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे मान लो वैक्स है, ठीक है, हमको पता है जब वैक्स जलता है तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, water is what, it is liquid and wax itself is a solid। तो भी दिख रहा है ना, whenever a wax is burned हमको water मिला, liquid मिला, that is हमको गैस भी मिला, मतलब चेंज इन क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो इससे ही हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ? पहले मैंने बताया केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं बताया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है केमिकल रिएक्शन की, और मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स ही बता दी। ठीक है, अभी मात्र आपका 50 मिनट्स में लगभग हमने आपका इतनी सारी चीजें लर्न कर ली। अब हम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक की बातें एकदम इंट्रोडक्टरी थी। अब देखो
अब मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बताया था ना। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से और उसके फॉर्मूला से। अब यहां पे बेटा आपका ना एक कॉन्सेप्ट काम आता है क्लास 9th का, ठीक है। क्लास 9th में आपने सीखा था कि किसी भी आपका एटम या आपका कंपाउंड की वैलेंसी की हेल्प से हम कैसे फॉर्मूले को बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो एक बार खोल के देख लेना, बहुत ज्यादा उसका यूज यहाँ होने वाला है, पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन, दैट इज इट्स अ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच दी केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। और कैसे करते हैं ऐसा? विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स और द फॉर्मूलास। जैसे कि आपका ये देख लो, यहां पे मैं अलग से लिख सकता था कि भाई जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोवाइड या टू गिव दिस ZnSO4 एंड द हाइड्रोजन गैस, लिख सकते थे ना। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब देखो जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं ना, हम उसमें और भी कई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, या आपका एक फ्रेंड है, आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है। अब आपने उसको पेरेंट्स को आपका इंट्रोड्यूस करा रहे हो या आपने किसी और फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आपने पहले सिर्फ नाम बताया, ठीक है, तो नाम बता दिया, ठीक है, नाम से मालूम चल गया। अब सिर्फ नाम बस बताने से क्या काम चल जाएगा क्या? अगर वो बंदा खास है, वो बंदी खास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ और बातें बतानी पड़ेगी। ये मेरे साथ में पढ़ता है, ठीक है, या ये मेरे साथ में पढ़ती है, ये इनका आपका इतने अच्छे अच्छे इनके मार्क्स आते हैं, ये भी करते हैं, इनके पापा ये हैं, इनकी मम्मी ये है, मैं ये था, हम लोग एक साथ हमने ये चेस चैंपियनशिप जीता, हम लोग आपका कंपटीशन में किए, हम लोग डिबेट में पार्टिसिपेट किए। बहुत सारी बातें आप क्या कर रहे हो? आपका ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। तो जितनी ज़्यादा हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन वहाँ से अगले को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम होता है केमिकल रिएक्शन के साथ भी। हमने केमिकल रिएक्शन में क्या किया? पहले केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज कर दिया। बट कई बार ऐसा होता है, जो साइंटिस्ट है ना, उनको सिर्फ सिंबल से काम नहीं होता, उनको ये भी जानना होता है कि ये जो फलाना केमिकल रिएक्शन है वो कौन कौन से कंडीशंस में आपका हुई। तो उस कंडीशन को अगर आप बता देते हो ना, तो क्या हो जाता है? योर केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। तो उसका और भी बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो साइंस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमको यही सीखता है कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखो बेटा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और भी इंफॉर्मेटिव बता सकते हैं, क्या कर इंडिकेट करके? 3 चीजों को इंडिकेट करेंगे। पहला है फिजिकल स्टेट, दैट इज आइदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट्स आर इन देयर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन देयर गैसियस स्टेट। तो दिस इंडिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज फिजिकल स्टेट। सेकंड थिंग इज द हीट चेंज। ओके, यू कैन सी देयर आर सम केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट चेंज होती है, या तो बढ़ रही होती है या तो कम हो रही होती है। तो दैट हीट चेंज कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिससे देखने वाले को मालूम चल जाए, हाँ भाई फलाना चीज में हीट निकलती है, इसको आराम से करना है, सेफ्टी मेजर ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। या फिर फलाने में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो भी सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है? कंडीशन। जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, तो उसमें कई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका चाहिए होता है। अब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सब हम क्या करते हैं? एरो होता है ना, एरो, उसी के ऊपर में या फिर आपका नीचे में लिख देते हैं। वैसे ही कई आपका केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ना कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई? वो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जो रेट होती है आपका केमिकल रिएक्शन की, उसको बढ़ा देते हैं। तो उन कैटलिस्ट को भी हम क्या कर देते हैं? आपका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों को अगर आप किसी भी रिएक्शन में आपका मेंशन कर रहे हो ना, किसी भी इक्वेशन में, सो दैट इक्वेशन बिकम्स द मोर इंफॉर्मेटिव, एंड दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडेड टू डू हियर। ओके, तो शुरू करें। देखो बेटा, सबसे पहले लेट्स सी दी फिजिकल स्टेट। यू सी अगेन द सेम इक्वेशन, जिंक ग्रेन्यूल्स आर पुट ऑन दी डाइल्यूट H2SO4, इससे हमको ZnSO4 मिला और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब देख लो, हाइड्रोजन गैस बोला मतलब बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है G, मतलब गैस। यहां पे लिखा हुआ है S, मतलब जिंक किस फॉर्म में है आपका? अपने सॉलिड फॉर्म में है। यहां पे लिखा है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विद इन अ वाटर, ठीक है। तो यहां पे H2SO4 है, हमने आपका H2SO4 को पानी में मिलाया, ताकि ये जो H2SO4 है इसको हम क्या कर सकें?
इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकें, ठीक है ना। तो एक्वस मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। यहाँ भी देखो ये जो आपका जो कंपाउंड बना ये भी एक्वस है, मतलब इसमें भी आपका वाटर के आपका मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है ना। तो ये एक आपका तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाने का, जिसके साथ में हम उसकी फिजिकल स्टेट को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना, व्हेनेवर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन देन दैट प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड एज व्हाट, इज इंडिकेटेड एज द सॉलिड। मैंने बताया था इनसॉल्युबल पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रेसिपिटेट, इसलिए उसको हम आपका सॉलिड स्टेट में ही आपका शो करते हैं। क्लियर। अच्छा, हीट चेंज इसको कैसे शो करते हैं ये सी बेटा, मैंने अभी आपको बताया देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रही है आपका, इवॉल्व हो रही है। अब हीट इवॉल्व कब होगी, जब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ना प्लस हीट ऐसे लिख देंगे, किस तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। जैसे कि देखो कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन अपने गैस फॉर्म में है। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में आपका हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरफ प्लस हीट ऐसा लिख दिया। सिमिलरली देखो ये वाला एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है बताओ, ये एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन का। किसका है, रेस्पिरेशन का। क्या है रेस्पिरेशन में, देखो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो प्लस एनर्जी लिखा है इसका मतलब क्या है, प्लस हीट। भाई बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेशन ओनली हमारी जो बॉडी वो वार्म रहती है, अदरवाइज एकदम ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज दी वन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हीट चेंज को भी हम क्या कर सकते हैं, आपका प्लस हीट प्रोडक्ट के साइड में लिख के दिखा सकते हैं किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। बट अगेन क्वेश्चन अराइजेस, सर एंडोथर्मिक के केस में क्या करना है, तो बेटा मैं अभी बताया था एंडोथर्मिक के केस में हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो रिएक्टेंट है ना वो लोग क्या करेंगे, पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आपका रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट के साइड में हमको प्लस हीट लिख देना है, बस इतना ही करना है। दैट इज, ये मैंने एग्जांपल कोट किया था आपको, N2 + O2 तो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमको क्या करना है, ये वाला साइड किसका है, ये वाला साइड है आपका प्रोडक्ट का, तो इस तरफ हम प्लस हीट लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही देखो ये एक आपका कंपाउंड है CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी जब हीट आप करते हो ना तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दीज टू एग्जांपल कैन बी कोटेड फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या करना है, दिमाग में दो बातें, जब भी आपको हीट चेंज दिखाना है तो इन केस ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन यू हैव टू पुट प्लस हीट साइन ऑन द product side, and in case of the endothermic reaction you have to put the plus heat sign towards the reactant side। क्लियर हुआ। अच्छा आगे बढ़े, देखो ये आपका अगेन एक रिएक्शन, देखो दिस इज द रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगेन देखो बेटा यहाँ पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिल रहा है और एक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है प्लस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ बोलोगे सर आप बोल रहे हो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है बट आपने प्लस हीट तो लिखा नहीं। सही बोल रहा, मैं लिखा नहीं प्लस हीट, बट देखो एरो के ऊपर ये क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज दिस सन्स एनर्जी। मतलब ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि सन की एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग ऐसा मत करना, बट बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द सन्स एनर्जी इज गेट्स एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ कंडीशंस, अब कुछ कंडीशंस भी हमको मेंशन करने होते, मैंने बताया था। अब ऐसा कैसे करेंगे, देखो एक आपका कंपाउंड है मिथेनॉल। मिथेनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे होता है, देखो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज मिथेनॉल। अब देखो इस रिएक्शन में मैंने सब बता दिया भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, बट दिस सब्सटेंस दैट इज मिथेनॉल इज अ लिक्विड। तो मैंने आपका फिजिकल स्टेट बता दी, ठीक है। अच्छा, क्या इतने बस से काम चल जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना इसके होने की एक कंडीशन है, क्या इसकी कंडीशन है, पहली 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए एंड द एटमॉस्फेयर शुड बी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 300 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी बियर, ठीक है ना।
उतना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। अब क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं बाबा, हमको ये दो चीज भी चाहिए। अब ये क्या है? ये है आपका जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। दिस वन इज जिंक ऑक्साइड, दिस वन इज क्रोमियम ऑक्साइड। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर एक्चुअली द कैटलिस्ट। ठीक है ना? क्या है आपका? कैटलिस्ट। तो जब भी हम बात करेंगे मिथेनॉल की फॉर्मेशन की ना, तो मिथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ दीज टू कैटलाइज्ड एंड दीज टू कंडीशन, दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और हमको उतना ही लगभग आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए। क्लियर है ना? तो ऐसे आपका मिथेनॉल बनता है, एक प्रकार का अल्कोहल ही है। बट खुश मत हो जाना इसको सुन के, अल्कोहल है बोल के। ये टॉक्सिक होता है। कैसा होता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसको कोई अगर आपका ले लिया मतलब वो गया, पार हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा। हीट साइन, ओके। अगर आपको लगता है किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा आपका हीट इवॉल्व हो रही है, हीट भी आपका चाहिए ना, देन डेल्टा कैन बी यूज्ड एज द हीट साइन। ठीक है ना? अच्छा, अब हम आ रहे हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आपका पड़ाव पे, और ये है बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, यहां तक की वीडियो को ना मैं यहीं पे रोक रहा हूं, इसके बाद आप लोग पढ़ना आपका बैलेंस्ड एंड केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो इसको मैं ना यहीं पे पॉज करता हूं और एकदम फ्रेश माइंड से आप लोग बढ़िया थोड़ा सा ब्रेक ले लो और उसके बाद अपन पढ़ते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है,